Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to my channel Studies where my name is मुक़द्दस सलील. So हमने पिछले लेक्चर में रिलायबिलिटी की डेफिनेशंस और टाइप को डिस्कस किया था. आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है रिलायबिलिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिलायबिलिटी. मीन के हमने रिलायबिलिटी के फैक्टर्स को डीपली डिस्कस करना है. सो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फैक्टर्स फर्स्ट फैक्टर जो है वो है लेंथ ऑफ द टेस्ट एंड सेपरेट ऑफ स्कोर्स एंड डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट एंड फोर है ऑब्जेक्टिविटी. एंड मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी की डेफिनेशन को अगेन डिस्कस करूँगी. मज़ीद आप लोगों ने देखनी हो तो मेरी नेक्स्ट जो पार्ट 1 है उस वीडियो को आप देख सकते हैं. स्टूडेंट्स अब इसमें ये बता रहे हैं कि रिलायबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच अ टेस्ट कॉन्स्टेंटली मेजर्स वट एवर इट मेजर्स. मीन के इसमें है कि किसी भी टेस्ट को कांस्टेंट होना यानी कि टेस्ट हर दफ़ा वो चीज़ एक्यूरेट तरीके से मेजर करे जो वो मेजर कर रहा है. अगर एक इंटेलिजेंस टेस्ट रिलायबल नहीं है तो एक स्टूडेंट के स्कोर्स हर बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं. मीन की रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी हम लोग मेजर कर रहे हों वो एक्यूरेट होना चाहिए. एंड अगर उससे हम रिपीटली मेजर कर रहे हों तो फिर भी क्या हो कि हमारा वो एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो. For example, if an intelligent test we and reliable, then a student's scoring an IQ of 120 today might scores an IQ of 140 tomorrow and a 95 days after tomorrow. If the test was reliable and if the student's IQ was 110, then we would not accept reflections in scores from testings to testings. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर आज स्टूडेंट्स की IQ 120 है और कल 140 है तो परसों क्या होगा. इसका मतलब है कि अनरिलायबल है. अगर मीन क्या बता रहे हैं कि अगर स्टूडेंट का IQ लेवल जो है 120 है तो नेक्स्ट डे मतलब कुछ डेज बाद उससे क्या क्या इंक्रीज़ हो गया तो इसको हम लोग रिलायबल नहीं कहेंगे. हाँ, रिलायबल उसको कहेंगे लेकिन मीन के स्टूडेंट्स का IQ लेवल जो 110 है तो अगले टेस्ट में उसका स्कोर ज़्यादा वही रहे. मीन के चेंज ना हो, थोड़ा सा चेंज हो जाए. मीन के 5 जैसे कि 105 हो जाए तो ये क्या होगा, रिलायबल होगा. लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क जैसे 145 बहुत ज़्यादा हो तो ये क्या होगा, अनरियल होगा. मीन कि ये रिलायबल नहीं होगा. अब इसमें क्या हमें पता लगता है कि रिलायबल मीन कि जो भी हम लोग मेजर कर रही हूँ सॉरी कि अगर हम लोग आज के दिन मेजर करें मीन टुडे मेजर सो नेक्स्ट 1 वीक बाद अगर हम उस मेजर करें हो तो क्या रिज़ल्ट सेम आए, एक्यूरेट आए तो वो हमारा रिलायबिलिटी हुआ. अगर चेंज आया तो वो रिलायबल नहीं होगा. ये डेफिनेशन थी रिलायबल की. सो अब हम लोग मज़ीद इसके रिलायबल को हम लोगों ने डीपली समझ लिया. अब हम लोग फैक्टर्स की तरफ चलते हैं. First, length of the test. The longer the test is, the higher its reliability will be. This is because a longer test will measure more adequate sample of behavior and scores are less affected by chance factors or guessing. सो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या बता रहे हैं कि जब टेस्ट लॉन्ग होगा तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी. इसका मतलब ये है कि ये जो लॉन्ग टेस्ट है वो रिलायबल है. ये इसलिए होता है क्योंकि जो लॉन्ग टेस्ट ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेवियर के सैंपल लेते हुए स्कोर्स हमें जल्दी से आइडिया हो जाता है कि लॉन्ग टेस्ट के ज़रिए कि स्टूडेंट जो है उसका स्कोर एग्जैक्ट है या नहीं है. सो इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन करें कि जो लॉन्ग टेस्ट है वो हमारे लिए कैसे मीन रिलायबल है, मीन कि उसके रिज़ल्ट कैसे रिलायबल आ सकते हैं. मीन कि अगर लॉन्ग टेस्ट से मिलने वाले स्कोर्स ज़्यादा कांस्टेंट होती हैं उसका मतलब है कि अगर स्टूडेंट्स दोबारा भी ये टेस्ट दें तो उसका जो स्कोर है वो करीबी वही होंगे. ये रिलायबिलिटी का मतलब है. हाँ, हर बार मीन कि जब भी हम लोग वही बात की मैंने आप लोगों को जैसे कि हम अगेन वही टेस्ट लें बट लॉन्ग होगा फिर भी क्या होगा कि हमारे जो टेस्ट है वो रिलायबल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए अगर आपको किसी दिन का वेदर जानना है तो सिर्फ एक दिन का टेम्परेचर चेक करने से आपको सही तस्वीर मीन के सही आइडिया नहीं मिलेगा. अगर आप लोग क्या करेंगे कि पूरे महीने के टेम्परेचर नोट करेंगे तो आपको एक एक्यूरेट आइडिया मिलेगा. इस तरह से मीन के स्टूडेंट जो है वो लॉन्ग टेस्ट करके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकता है. मीन के अपने टेस्ट को एक्यूरेट बना सकते हैं. सो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर. सो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है सेपरेट ऑफ स्कोर्स. सेपरेट ऑफ स्कोर्स में क्या कह रहे हैं, द लार्जर द सेपरेट ऑफ स्कोर्स इज़ द हायर द एस्टीमेट ऑफ रिलायबिलिटी विल बी. दिस इज़ बिकॉज लार्जर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट रिजल्ट
when individual positions remain same from one testing to another. The greater differences between scores reduce the possibility of shifting positions. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि स्कोर्स में ज़्यादा फ़र्क, जब स्टूडेंट्स के सोर्सेज में ज़्यादा फ़र्क होता है तो मतलब कुछ स्कोर्स बहुत हाई और कुछ जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, तो टेस्ट के रिज़ल्ट ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ये इसलिए क्योंकि हर स्टूडेंट्स के अपने जो यूनिक सोर्स होते हैं, जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर कॉन्स्टेंट पोजीशन की बात करें, जब स्कोर्स में ज़्यादा फ़र्क होता है तो हर टेस्ट में स्टूडेंट्स की पोजीशंस लगभग मीन के वही रहती है। मतलब अगर एक स्टूडेंट्स पहले टेस्ट में टॉप पर है तो दूसरे टेस्ट में वो क्या होगा, वो टॉप पर ही होगा। इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट्स पहले टेस्ट में बीच में है तो दूसरे टेस्ट में भी वो बीच में ही होगा। मीन कि उसका जो लेवल है वो इक्वल होगा। अगर लेवल इक्वल है तो वो रिलायबल है। शिफ्ट होने की काम मीन पॉसिबिलिटी, मीन अगर हम लोग शिफ्ट होने की बात करें, ज़्यादा स्कोर्स की सेपरेट होने से स्टूडेंट्स की पोजीशन शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मतलब अगर सोर्सेस में ज़्यादा फ़र्क होता है तो स्टूडेंट्स की पोजीशन टेस्ट से टेस्ट तक नहीं बदलती, मीन के सेम रहती है। ये रिलायबिलिटी को मीन के बेहतर बना सकती है अगर कांस्टेंट होगी तो। मीन के अगर कांस्टेंट होगी तो रिज़ल्ट जो होगा वो हमारा मीन के बेटर आएगा, एक्यूरेट आएगा। फॉर एग्जांपल सोचिए, अगर एक रेस में सब रनर्स की टाइमिंग बहुत करीब है तो आपको उनकी असली स्पीड का पता लगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि हर जो रेस में पोजीशन बदल सकती है। लेकिन अगर टाइमिंग में बहुत फ़र्क है तो कुछ बहुत फास्ट होगी तो कुछ बहुत स्लो होगी, तो हर रेस में पोजीशन जो होगी वो मीन के लगभग वही रहेगी जो रिलायबिलिटी को बेहतर मतलब जो दी गई है, रिलायबिलिटी में दी गई है। मीन के अगर टाइमिंग मीन की चेंजिंग होगी कि स्लो एंड हाई होगी तो बट जो रेस होगी वो तो इक्वल होगी ना, क्योंकि वो एक ही वे में मीन के हम कहें कि एक ही जो टाइम है वो उसमें वो रेस जो थी वो स्टार्ट हुई थी। मीन के अब इसमें ये कहेंगे हम लोग कि जो भी स्कोर हैं सेपरेट में भी वो भी क्या हैं, वो रिलायबल होंगे, बट अगर वो कांस्टेंट होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर्स में क्या है कि डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट। Too easy or too difficult tests have low reliability. This is because both easy and difficult tests result in distracted separate of source. For easy tests, the scores are close together at the top. For difficult tests, the scores are grouped together at the bottom. The differences among individuals are small, hence tend to unreliable. स्टूडेंट्स, इसमें 3 तरह के टेस्ट्स की बात हो रही है कि फर्स्ट है इजी टेस्ट एंड सेकंड है डिफ़िकल्ट टेस्ट एंड थर्ड है स्मॉल टेस्ट। मीन कि इसमें रिलायबिलिटी का कैसे इफेक्ट होता है इन 3 टेस्ट्स पे। फर्स्ट की बात करते हैं इजी टेस्ट। जब टेस्ट बहुत इजी होता है तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हाई स्कोर ले लेते हैं। इसका मतलब है कि स्कोर्स एक दूसरे के करीब होती हैं और ज़्यादातर जो होते हैं वो टॉप पर होते हैं। जब सभी हाई स्कोर ले आते हैं तो हर स्टूडेंट्स का असल फ़र्क नज़र नहीं आता, जो रिलायबिलिटी को कम करता है। मीन के हर स्टूडेंट जो होगा वो इक्वल मार्क्स होगा ज़्यादातर, क्योंकि टेस्ट जो होगा वो हमारा इजी होगा। हम लोग में ये नहीं कर सकेंगे स्टूडेंट्स के मीन के वो मीन के उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर हम लोग डिफ़िकल्ट टेस्ट की बात करें, अगर डिफ़िकल्ट टेस्ट स्टूडेंट्स को दें, जब टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट होगा तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होंगे लो स्कोर्स ले आती हैं। इसका मतलब है कि स्कोर्स एक दूसरे के करीब होते हैं और ज़्यादातर बॉटम पर होती हैं। जब सभी लो स्कोर लेती हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स के असल फ़र्क नज़र नहीं आता, जो रिलायबिलिटी को कम करता है। मीन के फर्स्ट में क्या कहा था मैंने कि इजी होगा तो भी हमारा रिलायबिलिटी लो की तरफ जाएगा, अगर हमारा डिफ़िकल्ट होगा तो भी रिलायबिलिटी लो की तरफ जाएगा। अब हम स्मॉल डिफरेंसेस की बात करते हैं। अगर मीन की ना लो हो ना हाई हो, मीडियम कहें हम लोग, कि उसमें क्या होता है कि आसान या मुश्किल टेस्ट में स्टूडेंट्स के स्कोर्स में फ़र्क बहुत कम होते हैं। ये स्मॉल डिफरेंसेस स्कोर के सेपरेट डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जो पोजीशन के शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी को बेहतरीन कर सकती है। ये जो होगी रिलायबिलिटी को कम कर देती है। मीन के अगर हमारे पास जो हमारी टेस्ट स्कोर हैं वो हम लोग अगर फाइंड करें, अगर हम लोग स्टूडेंट्स को मीडियम टेस्ट दें, मीन के न लो हो ना हाई हो, मीन के जो नॉर्मल हो, अगर हम लोग वो देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो टेस्ट होगा वो
रिलायबल होगा और स्टूडेंट्स को हम लोग इजीली मेजर कर सकेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। सोचिए अगर एक क्विज़ में सब क्वेश्चन बहुत आसान हो तो सब स्टूडेंट्स हाई मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। अब आप ये नहीं बता सकेंगे कौन ज़्यादा स्मार्ट है और कौन नहीं, मीन कि कौन टॉपर है कौन लोअर, क्योंकि सभी के स्कोर सेम होंगे। इस तरह अगर क्विज़ बहुत मुश्किल हो तो सब लो मार्क्स लेंगे, मीन के फेल हो जाएंगे। अगर फिर भी आप ये नहीं बता सकते क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि मीन के स्टूडेंट्स ज़्यादा स्मार्ट हैं या फिर लो पर हैं, क्योंकि सभी के स्कोर सेम होंगे। दोनों की एक ही सिचुएशन में टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मीन के टेस्ट अगर हम लो पर देंगे या हाई पर देंगे तो क्या होगा, टेस्ट जो होगा वो हमारा रिलायबल नहीं होगा, कि स्टूडेंट्स को हम लोग एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही यही पढ़ा था कि रिलायबिलिटी क्या होती है, कि एक्यूरेट मेजर करना, बट मीन के स्कोर्स उनके इक्वल हों। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। लास्ट फैक्टर हमारा है ऑब्जेक्टिविटी। द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट विच आर हाई इन ऑब्जेक्टिविटी हैव हाई रिलायबिलिटी। अ टेस्ट इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव if scores obtain the same results. The mean objective types test have a high reliability and easy types test have low reliability. This is because scoring is not affected by personal opinion of score in objective types test. इसमें अब क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो 4 टेस्ट में है, कि फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, सेकंड इजी टाइप टेस्ट है, हाई ऑब्जेक्टिव एंड हाई रिलायबिलिटी, लो ऑब्जेक्टिव लो रिलायबिलिटी। अब मैंने जो आप लोगों को 4 तरह के टेस्ट बताए हैं कि किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको हम लोग डिटेली डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हर स्कोर्स के मीन के हर स्कोर्स के जो स्कोर्स हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि आंसर क्लियर और डेफिनेट होता है। ये ऑब्जेक्टिव को बेहतर और मीन हर रिज़ल्ट को रिलायबिलिटी बना सकता है। मीन कि इससे क्या होगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिलायबल होगा। सो सेकंड, अगर हम लोग बात करें इजी टाइप टेस्ट की, इजी टाइप टेस्ट में स्कोरिंग स्कोर्स के पर्सनल ओपिनियन से मुख्तसर होता है, मीन के डिफरेंट होते हैं। मतलब ये कि एक स्कोर्स की इजी को हाई मार्क्स दे सकते हैं, जबकि दूसरे स्कोर्स में हम सेम इजी को लो मार्क्स दे सकते हैं। ये सब्जेक्टिविटी को बेहतर बना सकता है, मीन के रिज़ल्ट में जो भी होंगे वो हमारे रिलायबल होंगे। सो अगर हम लोग हाई ऑब्जेक्टिव एंड हाई रिलायबिलिटी की बात करें, जब टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है तो स्कोर्स की पर्सनल ओपिनियंस की कोई असर नहीं होता, हर स्कोर सेम तरीके से स्कोर करता है, जो रिलायबिलिटी को मीन के बेटर बना सकते हैं। इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग लो ऑब्जेक्टिव एंड लो रिलायबिलिटी की बात करें, इसमें क्या होता है, जब टेस्ट सब्जेक्टिव होता है तो स्कोर की पर्सनल ओपिनियन से स्कोर्स में फ़र्क मीन के आ सकता है। ये स्कोर्स को अनरिलायबल करता है, मीन के अनरिलायबल बनाता है, क्योंकि हर स्कोर्स के स्कोरिंग तरीके मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए इजी टाइप टेस्ट में ऑब्जेक्टिव कम हो जाती है और रिलायबिलिटी जो होगी वो भी कम हो जाएगी। सो आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि लो जो होगी वो लो ऑब्जेक्टिव जो होगी वो उसका रिलायबल मीन के कम होगा, एंड हाई जो होगी मीन की ना हाई है ना लो है, मीन के उनकी जो हम लोग कहें कि जो कांस्टेंट है वो इक्वल है, मीन एक्यूरेट है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट फैक्टर था। आई होप आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।